सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। है व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। लिखा है जो भी शब्द हम बोलते हैं उसके बीच में जो रुकावट आती है, बोलते वक्त डायरेक्ट स्वतंत्र ना बोलकर उसके बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, उनको पार करके जो शब्द निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है। कह रहा है जो भी हम व्यंजन शब्द का प्रयोग करते, जो भी बोलते हैं, उच्चारण जब करते हैं तो उसमें वो बिना स्वर की सहायता से वो नहीं बोला जा सकता है। हिंदी में व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए आ मिला दिया जाता है। जो व्यंजन है उसको आसान बनाने के लिए, आसान उच्चारण के लिए उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है? आ मिला दिया जाता है। जब व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता तब उन्हें स्पष्ट उच्चारण देखने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जैसे म, क, च आदि। आपने देखा ना, ये म के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना, मतलब ये प्रॉपर व्यंजन है ना। अगर म के नीचे हलंत नहीं है तो इसके अंदर स्वर भी मिला हुआ है। अगर म के नीचे हलंत है, किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत का निशान लगा गया है तो वो अपना स्वरूप दिखाता है कि वो स्वतंत्र है। पर जब भी हम बोलेंगे तो उसमें स्वर का प्रयोग होता ही होता है। बिना स्वर के प्रयोग के बिना हम इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर सकते। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाता है। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। पहला हम आइए पढ़ते हैं। स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अव्यय जिह्वा या ओष्ठ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है तथा वायु को रोक कर निकलने देता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। ये वे हैं। कह रखा है जब भी हम जो हमारे स्पर्शीय व्यंजन है ना, स्पर्शीय व्यंजन हमारे क, ख, ग, घ, ग है। इसमें जब भी हम बोलते हैं तो हमारे जो लिप्स है ना, वो उनका प्रयोग ज़्यादा होता है ना। जैसे क, ख, ग, घ बोल के देखेंगे तो ये कितने हैं? 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके बाद सेकंड आता है अंतस्थ। अब इसे पढ़ेंगे। जो व्यंजन के भाग हैं, लिखा है अंतस्थ वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। जो अंतस्थ है, इसमें जो उच्चारण, जो हम व्यंजन के जो उच्चारण करते हैं उसमें रुकावटें कम आती हैं। जब हम बोलते हैं उसमें श्वास मतलब जो हमारी हवा है उसके अंदर जब हमारे मुंह से बोलते हैं तो क्या हवा निकलती है ना, तो उन हवाओं के अंदर जब बोलते वक्त रुकावटें कम आती हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थान के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है। पारंपरिक वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण भी इन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। कह रखा है जो हमारा अंतस्थ जो व्यंजन है वो किसके बीच में होता है? स्वर के, व्यंजन और स्वर के बीच में से जो हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण निकलता है, उसे अंतस्थ कहते हैं। अतः ये स्वर के निकट हैं और ये स्वर के निकट होते हैं, व्यंजन से दूर होते हैं और स्वर के निकट होते हैं। इसलिए इसका नाम अंतस्थ पर है। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। जो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, 4 हैं। ठीक है। इनको अर्ध
स्वर भी कहा जाता है। इन्हें आधा मतलब इनको आधा स्वर भी कहा जाता है, आधा व्यंजन और आधा स्वर दोनों कहा जाता है। मतलब इसमें जो भी है आधा स्वर है और आधा व्यंजन है। कुछ विद्वान केवल य और व को ही अर्ध स्वर मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं वो अर्ध स्वर किन सिर्फ दो को मानते हैं, य और व को ही मानते हैं। लिखा है स्वर रहित रा को रैफ कहा जाता है। अगर स्वर रहित, अगर स्वर को रा में से हटा दिया जाए तो उसका जो उच्चारण होगा वो कैसे होगा, रैफ। लिखा है जैसे धर्म कर्म है ना, रा वर्ण के उच्चारण में जिहाव का अग्रभाग मसूड़े के समीप भीतर से आती हुई हवा के प्रभाव के कारण 2-3 बार कंपित होती है। कह रहे जब हम बोलते हैं तो हमारे जो जीव है ना, जो रा है ना जिहाव मतलब हमारे जीव की बात कर रहा है। तो ये जब रा हम बोलते हैं तो 2 से 3 बार कंपित मतलब इसके अंदर कंपन आती है, तब जाके ये निकलता है। अतः इसे प्रकंपित व लुटित कहते हैं, है ना। प्रकंपित व लुटित कहते हैं। लुठित का अर्थ है लुढ़कना। लुढ़ित का क्या अर्थ है, लुढ़कना। अर्थात रा के प्रयोग में स्थिरता अथवा एक रूपता नहीं है। इसमें कोई स्थिरता नहीं है और एक कोई रूपता नहीं है। वो लुढ़कता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। लुढ़कना मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कहते हैं ना। कई व्यक्ति सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, कई नहीं बदलते हैं, एक जैसे ही रहते हैं हर सिचुएशन। तो वही है रा ऐसा व्यक्ति है जो हर सिचुएशन में अपने आप को बदल लेता है। इसलिए इसे लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। जैसे कर्म ट्रक त्रिशूल श्रीमान आदि, है ना। कभी माँ के ऊपर चला गया, कभी का के नीचे आ गया, कभी टा के नीचे चला गया। तो ये क्या हो रहा है, शब्द के अनुसार परिवर्तित होते जा रहा है। इसलिए ये क्या, इसको कहा गया लुढ़ंतित। ला को पसीवर्क कहते हैं। पसीवर्क कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मसूड़े को छूता है तथा दोनों ओर बगल से मार्ग खुला रहता है ना। दोनों साइड क्या है, जीव ऊपर की साइड चिपकता है और दोनों साइड से खुला रहता है और इससे हवा निकलती है। इसको पासीवर्क कहने का एक कारण यह है कि वह बहुत सी जगह अपने पास वाले राग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, राग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पीपर, पात, सरीस, मन, डोला, कलिंदी, कुल, कंदब की डारिन, है ना। कलिंदी, कुल, कंदाब की डारी, बदरा घिर घिर आयो रे आदि। संस्कृत में कहीं भी कहा भी है, संस्कृत में कहा भी है राल्यो अभ्यय। ऊष्म, अगला है ऊष्म। ऊष्म का मतलब गर्माहट, हेडिंग से पता चल रहा है। लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाते हुए धीरे धीरे बाहर निकलती है तथा यह हवा अन्य वर्णों के उच्चारण के समय निकलने वाली वायु की अपेक्षा गर्म होती है। कह रहा है जो बाकी वर्ण हैं उनकी अपेक्षा गर्म होती है। मतलब जो बाकी वर्णों का हम जब उच्चारण करते हैं तो वो कम रगड़ खाती है, बट जो ऊष्म वर्ग है उसको जब हम बोलते हैं वो ज़्यादा रगड़ खाती है और उन शब्दों से वो
ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। उन वर्गों में ऊष्म वर्ण कहते हैं संघर्ष के साथ हवा निकलने के कारण इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। जब ये सब जो संघर्ष से निकलते हैं ना, संघर्ष करते हैं मतलब काफ़ी रगड़ खा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो इनको संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म वर्ण है श, श, स और ह। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, है ना। इसे क्या संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। गौण व्यंजन देवनागरिक लिपि में उच्चारण और वर्तनी में एक रूपता रखने का प्रयास किया जाता है। देखा है, जो देवनागरी लिपि है उसमें उच्चारण व वर्तनी में एक रूपता रखने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो हमारी देवनागरी है उसमें जो हमारे उच्चारण है उनको एक जैसा रखने की कोशिश की जाती है। जैसे रूप में जो रूप के होते हैं उनके उच्चारण को एक जैसा रखने की कोशिश की जैसे हिंदी में ड और ढ के 2 उच्चारण मिलते हैं। जो हिंदी में है ड और ढ के अलग अलग उच्चारण मिल जाते हैं। एक मूर्धन्य से और एक द्वि स्पृष्ट से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से क्या ड और ढ, जैसे डमरू और ढोल। द्वि स्पृष्ट से जो बोले जाते हैं र और ढ, जैसे सड़क, पढ़ना, है ना। ये अलग अलग बिंदु लगने के बाद अलग हो जाते हैं, है ना। लिखा है द्विस्पृष्ट उच्चारण के लिए इन वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बिंदी लगाई जाती है। बिंदी वाले इन वर्णों को गौण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के नीचे बिंदी लगी होती है उनको गौण व्यंजन कहते हैं। गौण व्यंजन के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धन्य को स्पर्श करती है। इसमें क्या, जीभ पहले ऊपर उठ के ऊपर की साइड को टच करती है, फिर एकदम नीचे गिर जाती है, फिर एकदम से नीचे गिर जाती है ना। इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इन गौण व्यंजन का प्रयोग तत्सम शब्द में नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि यह ध्वनियाँ संस्कृत भाषा में नहीं होती। मतलब तत्सम शब्द में इन शब्दों का, गौण शब्दों व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। मतलब संस्कृत भाषा में गौण व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला हमारा है आगात वर्ण या ध्वनियाँ। हम पढ़ेंगे। लिखा है हिंदी भाषा में कुछ शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हैं, है ना। जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंदर कुछ शब्द कहाँ से आए हैं? अरबी से आए हैं, फारसी से आए हैं, अंग्रेजी आदि से आए हैं। वैसे अलग अलग भाषाओं से भी कुछ शब्दों को ग्रहण किया गया है। इन शब्दों का उच्चारण देवनागरी में के परंपरागत वर्णों से ठीक प्रकार नहीं हो पाता, है ना। जो हमारी देवनागरी की जो परंपरा है उससे मेल नहीं खा पाता सही तरीके से। अतः इनके उच्चारण में पूर्णता लाने तथा उस ध्वनि का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगा कर लिखते हैं। इनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए और परंपरागत तरीके से लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ व्यंजनों के नीचे क्या लगाते हैं? बिंदी लगाए जाते हैं। इन बिंदुओं को नुक्ता कहते हैं। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, है ना। ये क, ख, ग, ज तथा फ, ये जितने भी इसके नीचे बिंदुज हैं वो इसके क्या है? नीचे नुक्ता। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध वृत्तीय ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, कह रहा है जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं उसमें आधा ओ का प्रयोग होता है, हिंदी में उसके शुद्ध रूप का प्रयोग करने पर आ की मात्रा के ऊपर बिना बिंदु के अर्ध चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है ना। उसको जो अंग्रेजी शब्द में ओ का प्रयोग किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए आ के ऊपर बिना बिंदु वाला चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉफ़ी, मॉडर्न,
आदि। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में अनेक वर्णों में संयुक्त रूप मिलते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें उनके वर्णों में अनेक तरह के संयुक्त मतलब मिलकर वर्णों का निर्माण किया गया है ना। दो वर्ण मिलके एक वर्णों का निर्माण किया गया है, किंतु चार वर्णों के संयुक्त रूप को ही संयुक्त वर्णों का दर्जा दिया गया है। वैसे तो बहुत सारों शब्दों को मिला के अलग वर्णों का निर्माण किया गया है, पर इसमें हिंदी भाषा में सिर्फ चार को ही दर्जा दिया गया है ना, संयुक्त वर्ण का दर्जा दिया गया है। वे हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। इन चार वर्णों के अतिरिक्त अन्य जितने भी व्यंजन संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं उनको उचित नहीं माना जाता है। क्या लिखा है? इन चार वर्णों के अतिरिक्त, जो इन चार वर्णों के अतिरिक्त इनसे अलग है ना, हटकर जिन भी व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखे जाते हैं, जिन भी जो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है ना, अलग अलग व्यंजनों को मिला के लिखा जाता है, उनको उचित नहीं माना जाता, उनको सही नहीं माना जाता है। संयुक्त वर्णों में सम्मिलित वर्ण इस प्रकार हैं। क जमा श, छ, ज जमा ज्ञ, क्या बना मिलके इन दो वर्णों को मिला के, व्यंजनों को मिला के ज्ञ बना। त जमा र, त्र, स जमा र, श्र। इनमें से एकाध के संयुक्त होने का तो कारण स्पष्ट प्रतीत होता है। कह रहा है इसमें से जो एक आधे हैं उसको जो संयुक्त किया गया वो तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि कैसे मिलाया गया है, परंतु कुछ के कारण स्पष्ट नहीं है। परंतु इसमें से जो कुछ हैं उनके कारण स्पष्ट नहीं होते हैं कि क्यों इनको मिलाया गया। ता के साथ रा मिलाने पर त्रा लिखा जाता है। जब हम ता को रा में मिलाते हैं तो क्या लिखा जाता है? त्रा लिखा जाता है। इसमें रा को लिखने का उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था। कहना जो हम ता में रा लिख रहे थे तो इसमें एक उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था कि ता को रा में कैसे ऐड किया जाए। अतः ता के आगे के कुछ भाग को हटा दिया गया। जो ता के आगे कुछ भाग थे उसको क्या किया? हटा दिया गया, और उसको कुछ भागों को हटा के और रा को जोड़ दिया गया, जैसे त्रा बना, जिससे त्रा बना। इसके साथ ही त्रा तथा त्रा इन त्रा तथा त्रा इन दोनों, ये दोनों ही रूप मिलते हैं है ना। त्रा ऐसे भी लिखते हैं और ता के नीचे ऐसे, ये दोनों रूपों का मिलते हैं। इसके बाद स के साथ रा लगाने पर श्र लिखा जाता जो यह भ्रम पैदा कर सकता है कि स जमा र नहीं है। कौन सा भ्रम पैदा किया जा सकता है? कि ये स जमा र नहीं है, अपितु श है। कैसा लगता है? कि ये स है। अतः इसे बदलना आवश्यक हो गया और उसे श्र के रूप में लिखा गया। इसको बदलना बहुत ज़रूरी हो गया और इसका रूप बदला गया। अगर स जमा र को लिखा जाता तो इसका कैसे सिंपल सा सब्जी वाला सा, इसका भ्रम पैदा होने के चांसेस थे, इसलिए इसका रूप को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया था। ज्ञ के उच्चारण में गड़बड़ प्रतीत होती है ना। जो ज्ञ का उच्चारण है उसमें एक गड़बड़ प्रतीत होता है। इसमें संयोग तो ज जमा ज्ञ है। जब हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण ज जमा ज्ञ जैसा लगता है ना। ज जमा ज्ञ है, परंतु इसका उच्चारण ग जमा ज्ञ अथवा ग जमा या के रूप में किया जाता है ना। वैसे तो इसका जो संयोग है, जो इसको संयुक्त किया गया है, ज जमा ज्ञ से संयुक्त किया गया है।
पर जब हम इसका उच्चारण लेते हैं ग्या, तो इसका ऐसा हमें प्रतीत होता है कि गा जमा ज्ञा को मिलाकर बनाया गया है या गा जमा या के रूप में किया गया है। इन 4 संयुक्त वर्णों में 2 संयुक्त वर्णों के कारण तो स्पष्ट ही हैं। क्या लिखा है? इन 4 संयुक्त वर्णों में 2 संयुक्त वर्णों के कारण तो स्पष्ट ही हैं। जो इसमें से जो 4 में से 2 हैं, इसके संयुक्त वर्णों के कारण तो स्पष्ट हैं। यद्यपि रा के विभिन्न रूप सभी वर्णों के संयुक्त रूप में दिखाई देते हैं। जो रा का रूप है वो बहुत से वर्णों में दिखाई देते हैं, जैसे क्रम, ग्रम, है ना, घ्रन, वर्ज, ट्रक, ड्रम, द्रव्य, प्रकाश, भ्रम, नर्म आदि। इसके अतिरिक्त कर्म, चरम, नर्म, धर्म, सर्म, स्पर्श, उत्कर्ष आदि में भी रा का संयुक्त रूप मिलता है। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त देवनागरी लिपि ने रा के सभी रूपों को स्वीकार किया है। मतलब जो देवनागरी लिपि है, ये 4 तो हैं, और रा का और भी जो वर्णों में संयुक्त किया गया है, मिलाया गया है, उन सभी को देवनागरिक ने एक्सेप्ट किया है। रा के इन संयुक्त वर्णों के पीछे भी कुछ कारण दिखाई पड़ते हैं, है ना। इसके जो इनके पीछे भी कुछ कारण दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है? जैसे प जमा र संयुक्त वर्णों का रूप देकर ना लिखे तो लिखा जाएगा आधा प र, जिससे देखकर यह भ्रम होगा कि यह प जमा र नहीं है, अपितु हलंत है ना। अगर आधा प और र लिखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प के नीचे हलंत लगाया गया है, जिससे प्रतीत होगा कि यह आधा प है। ये एक भ्रम सा पैदा हो सकता है कि प्रयोग में जितनी भी, है ना, तो ये इसको बदलना बहुत ज़रूरी था, मतलब मेल इसका। तो लिखा है इसलिए रा के प्रयोग में जितने भी रूप बने सभी को मान्य समझा गया। तो इसी कारण इन्हीं भ्रमों को दूर करने के कारण रा के जितने भी संयुक्त व्यंजन बने, उन सभी को संयुक्त वर्ण बने, उन सभी को माना गया। हिंदी में संयुक्त व्यंजन की बाढ़ सी आ गई। जो हिंदी व्यंजन, क्या लिखा है? हिंदी में संयुक्त व्यंजन की बाढ़ सी आ गई। मतलब बहुत से ऐसे ऑटोमेटिक ही लोगों ने अपने अपने अनुसार हिंदी व्यंजनों में शब्दों को मेल शुरू कर दिया, जिन्हें मानक वर्णित वर्तनी का निर्धारण कर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कन्फ्यूजन भी है। सभी हिंदी में द्वारा, उद्धार, उद्देश्य, विद्या, चिट्ठी, लड्डू, चिन्ह, जिहाव, ब्रह्मा आदि अनेक अनावश्यक संयुक्त वर्ण मिले हैं, है ना। अनावश्यक मतलब ज़रूरी नहीं था इनको मिलाना, तब भी इनको मिला दिया गया है, और इनका प्रयोग भी किया जा रहा है, और इसका प्रयोग भी हर किताबों में किया जा रहा है, जिसे रोकने का सभी को प्रयास करना चाहिए। इसको रोकने का हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।